नमस्कार, एएनबी न्यूज देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ पल्लवी राजपूत और हमारे खास कार्यक्रम अपने उत्तराखंड में आप सभी का स्वागत है। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने सैन्य धाम को लेकर अधिकारियों के साथ बैठक की। बैठक में उन्होंने सैन्य धाम के निर्माण कार्य में तेजी लाने के निर्देश दिए। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने सोमवार को सीएम आवास पर सैन्य धाम के संबंध में अधिकारियों के साथ बैठक की। इस दौरान सीएम धामी ने अधिकारियों से कहा कि कार्यों की चरणबद्ध कार्य योजना बनाई जाए, साथ ही यह सुनिश्चित किया जाए कि निर्माण कार्य शुरू होने में बिल्कुल भी विलंब ना हो। इसके अलावा सीएम ने कहा कि सैन्य धाम के निर्माण के लिए संबंधित अधिकारियों द्वारा सभी आवश्यक कार्रवाई समय पर पूर्ण की जाए। सैन्य धाम भव्य एवं दिव्य बनाया जाएगा। उत्तराखंड देवभूमि के साथ ही वीर भूमि भी है। इस बैठक में सैनिक कल्याण मंत्री गणेश जोशी भी मौजूद थे। खबरों में आगे बढ़ते हैं। कांग्रेस की गुटबाजी अभी भी सुलझती दिखाई नहीं दे रही है। कुछ रोज पहले हुई हाईकमान के साथ मीटिंग के बावजूद भी नेता एकजुट होते नजर नहीं आ रहे हैं, जिससे साफ है कि कांग्रेस में अभी भी सब कुछ ठीक ठाक नहीं चल रहा है। कांग्रेस के बड़े बड़े कार्यक्रमों में नेता प्रतिपक्ष प्रीतम सिंह नहीं दिखाई दे रहे हैं। कांग्रेस भवन में आयोजित किए गए सदस्यता ग्रहण कार्यक्रम और पत्रकार वार्ता में नेता प्रतिपक्ष की गैर मौजूदगी चर्चा का विषय रही। कह रहे हैं कि जो पहले स्थिति थी वही अब स्थिति है कि आप सीएम का चेहरा घोषित हो गए। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। कोई हम में से कोई बदला थोड़ी है, सब लोग वो हैं। देखिए, हम सब लोग कुछ सवाल थे हमारे, ऐसा नहीं है कि जो मेरे ट्वीट से झलक गए। कुछ सवाल थे, उनका जिस तरीके से भी पार्टी के अंदर निराकरण हो सकता था वो रास्ता ढूंढ लिया गया है और धीरे धीरे सब बात आपके सामने अब हमको एक बात देखनी पड़ेगी कि अपने सब नेताओं को एक रस्सी मोटी सी ला करके एक ही जगह बांध करके रखना पड़ेगा। अन्यथा देखो, सब लोग नेतागण हैं, सबके अपने अपने कार्यक्रम हैं, लगे हुए हैं। जहाँ आवश्यक होता है वहाँ सब लोग एक साथ रहते हैं और बाकी इतना बड़ा राज्य है, उस राज्य में लोग अपने अनुसार अपने कार्यक्रम। खबरों में आगे बढ़ते हैं। यूपी में जहां पीयूष जैन पर इनकम टैक्स की जबरदस्त रेड चल रही है, उससे राजनीतिक दलों की घबराहट बढ़ती जा रही है। तमाम राजनीतिक दलों को लग रहा है कि जैसे जैसे चुनाव पास आएंगे, ईडी और इनकम टैक्स की रेड उसी तरीके से बढ़ती जाएगी। ऐसे में उत्तराखंड के पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत ने भी ईडी और इनकम टैक्स की रेड उनके करीबियों पर ना पड़े, उसके लिए अपने करीबियों को बड़ा सुझाव दिया है। हरीश रावत ने ट्वीट कर लिखा कि क्रिसमस, बड़ा दिन, नया वर्ष, लोहड़ी, उत्तरायणी, सारे त्योहारों की आप सबको बहुत बहुत बधाई। वहीं उन्होंने आगे लिखा कि कई मेरे दोस्त बड़े बड़े बैनर और होर्डिंग लगाकर मेरे नाम से बधाई देते हैं। उनसे मेरा आग्रह है कि ऐसे होर्डिंग्स में अपना नाम और चित्र ना लगाएं, क्योंकि आपने होर्डिंग लगाई तो इनकम टैक्स और ईडी आपके दरवाजे पर दस्तक देने पहुंच जाएगी। इसके अलावा पूर्व सीएम हरीश रावत ने एक और ट्वीट किया, जिसमें उन्होंने लिखा है कि राजनीति से संन्यास लेने के जो संकेत दिए थे वो ऐसे ही थे। जब पार्टी हाईकमान ने बुलाया तो उनके तेवर नरम पड़ गए। उनका कहना है कि उनका ट्वीट तो रोजमर्रा जैसा ही था। बीजेपी और आप पार्टी को मेरा ट्वीट पढ़कर बड़ी मिर्ची लग गई और इसलिए बड़े नमक मिर्च लगाए हुए बयान दिए। इस ट्वीट में उन्होंने बीजेपी और आम आदमी पार्टी को भी टैग किया। विकासनगर में उत्तराखंड क्रांति दल की ओर से एक पत्रकार वार्ता का आयोजन किया गया, जिसमें मुख्य वक्ता के तौर पर पत्रकारों से बात करते हुए यूकेडी के कार्यकारी अध्यक्ष सुरेंद्र कुकरेती ने पार्टी की ओर से आगामी विधानसभा चुनाव में विकासनगर विधानसभा से प्रीति थपलियाल को प्रत्याशी घोषित करते हुए सूबे की 70 विधानसभा सीटों पर चुनाव लड़ने का ऐलान किया। इस दौरान उन्होंने कहा कि जिस उद्देश्य को लेकर उत्तराखंड राज्य बना वह अभी तक पूरा नहीं हो पाया है। आज भी प्रदेश की जनता मूलभूत सुविधाओं को तरस रही है। हमने आज जो है हमारी जो है क्या नाम है, प्रीति थपलियाल, ये हमारी है, आप खड़े हो जाइए। इनको जो है यहाँ से टैक्सी हम लोगों ने घोषित किया है और इसका पूरा जो है विवरण जो है ऊपर हम लोग भेज रहे हैं और
3 हमने पहले भी बताया था कि 3 आवेदन हम लोगों के पास आया था और मैं धन्यवाद देना चाह रहा हूँ कि उन 2 लोगों को, हमारे जो हैं केंद्रीय उपाध्यक्ष हैं गुलेरी जी, हमारे जो है शहर के अध्यक्ष हैं सेमवाल जी, इन्होंने भी आवेदन किया था। लेकिन आपस में तय हुआ है कि मातृशक्ति का बहुत बड़ा योगदान इसमें रहा है, इसलिए मातृशक्ति को, और युवा तो युवा भी हैं और मातृशक्ति के पूरक भी हैं, तो दोनों शर्तें हमने पूरी की है और दोनों ही सम्मान हमने युवा को भी दिया है। कुकरेती जी, क्या आप मानते हैं कि बड़े बड़े राजनीतिक दल हैं, उनसे आप लड़ पाएंगे? उनसे चुनाव में सामना कर पाएंगे? मान्यवर देखिए, मेरे मित्रवर देखिए, हमारे पास ये जो बैठे हुए हैं ना, ये पदाधिकारी हैं, हमारा पैसा भी यही। चुनाव के लिए सबसे पहले तो मैं अपने कार्यकारी अध्यक्ष जो हमारे सुरेंद्र कुकरेती जी हैं, उनका धन्यवाद देना चाहूँगी, और उसके बाद जो हमारे केंद्रीय हैं गुलेरी जी, उनको भी मैं धन्यवाद देना चाहूँगी क्योंकि उन्होंने भी नामांकन किया। और साथ में हमारे जो नगर अध्यक्ष सेमवाल जी, मैं उनको भी धन्यवाद देना चाहूँगी कि उन दोनों ने मुझे ही कहा। तीसरा आवेदन मेरा था, उन्होंने बोला आप ही आगे आइए। तो धन्यवाद इन सबको जिन्होंने मुझे यहाँ से प्रत्याशी घोषित किया है, पहली बात। दूसरी बात ये है कि मैं अगर एक महिला हूँ तो मैं महिलाओं के साथ हूँ। कुछ दिन पहले महिलाएं धरने पे बैठी थी, तो मेरा पूरा समर्थन उनके साथ है, मैं थी भी उनके साथ, लेकिन पूरा समर्थन उनके साथ है। सबसे पहले तो मैं महिलाओं के लिए आगे आऊँगी, चाहे मैं ये नहीं कह रही कि मैं विधानसभा का चुनाव जीतूँ। हल्द्वानी में प्रधानमंत्री के दौरे को लेकर जहां इंटर कॉलेज के मैदान में सुरक्षा एजेंसी तैनात कर दी गई है, तो वहीं जिले के एसएसपी पंकज भट्ट ने एमबी इंटर कॉलेज के मैदान का जायजा लिया, जहां उन्होंने पुलिस के विभिन्न टास्क कर्मियों को मैदान में बारीकी से हर चीज पर नजर बनाए रखने के निर्देश दिए। बता दें कि प्रधानमंत्री के आगामी 30 दिसंबर के दौरे को लेकर पुलिस प्रशासन और सुरक्षा एजेंसियां एकदम सतर्क हैं। एसएसपी पंकज भट्ट का कहना है कि प्रधानमंत्री के दौरे को लेकर पुलिस प्रशासन को तैनात किया जा रहा है। इस समय सबसे मेन जो आपका कार्यक्रम स्थल है, यहाँ पे 1.5 सेक्शन पीएसी लगाई गई है। इसके अलावा डबल गार्ड लगाई गई है। सामने जो टंकी दिख रही है, उसकी सुरक्षा के लिए अलग से गार्ड लगाई गई है। इसके अतिरिक्त यहाँ पे लार्ज स्केल पे दो इंस्पेक्टर और फोर्स को डिप्लॉय किया गया है, जो सत्यापन कर रहे हैं। और इसके अतिरिक्त जो रोड अभी निर्माण का कार्य चल रहा है, उसकी सुरक्षा के लिए अलग से जो है फोर्स लगाई गई है। रूट डाइवर्जन प्लान हमारा लगभग तैयार है, आज शाम तक उसको हम फाइनलाइज कर लेंगे। इसके अलावा उत्तराखंड में 24 घंटे में कोरोना के 13 नए संक्रमित मिले हैं, जबकि 18 मरीज स्वस्थ हुए हैं। फिलहाल 231 सक्रिय मरीजों का इलाज चल रहा है। अब तक प्रदेश में 3,44,779 लोग संक्रमित हो चुके हैं। स्वास्थ्य विभाग के मुताबिक 6 जिलों में 13 लोग कोरोना संक्रमित पाए गए। 24 घंटे में 18 मरीजों को ठीक होने के बाद घर भेजा गया है। इन्हें मिलाकर अब तक 3,30,938 कोरोना संक्रमित ठीक हो चुके हैं। वहीं ओमिक्रॉन वेरिएंट की दस्तक के बाद प्रदेश में सख्ती लागू हो गई है। प्रदेश की सीमा से लगे दूसरे प्रदेशों के जिलों से आने वाले बॉर्डर पर अब सख्ती से पुलिसकर्मी चेकिंग कर रहे हैं। आपको बता दें कि डबल डोज का सर्टिफिकेट या फिर आरटीपीसीआर रिपोर्ट दिखाने के बाद ही प्रदेश में प्रवेश मिल पाएगा। विधानसभा क्षेत्र झबरेड़ा के ग्राम मूलेवाला में झबरेड़ा विधायक देशराज कर्णवाल और उनकी धर्मपत्नी वैजंती माला का गुर्जर समाज के सैकड़ों लोगों ने फूल मालाओं से जोरदार स्वागत किया। इस संबंध में मूलेवाल के प्रधान बबलू चौधरी के आवास पर कार्यक्रम आयोजित किया गया। इस दौरान देशराज कर्णवाल ने गुर्जर समाज को भरोसा दिलाया कि अगर वह आगामी विधानसभा चुनाव लड़ते हैं तो पूरा गुर्जर समाज उनके साथ कंधे से कंधा मिलाकर खड़ा रहेगा। इस दौरान गुर्जर समाज के तमाम लोगों ने हाथ उठाकर विधायक देशराज कर्णवाल का समर्थन किया। देखिए, आज मूलेवाला गांव जो गुर्जर समाज का गांव है, इसमें और दूसरी बिरादरी नहीं रहती। गुर्जर समाज के गांव में मेरा भव्य स्वागत किया गया है, जो मेरा नहीं, मैंने ही, बल्कि क्योंकि उन्होंने मुझे विधायक बनाया, मैंने ही उनका स्वागत किया है। और हजारों लोग यहाँ पर उपस्थित थे, हजारों लोगों की गुर्जर समाज के लोग उपस्थित थे, आसपास के गांव के लोग भी थे। और इस गांव के पूरा गांव एक होकर के इन्होंने मेरा स्वागत किया है, जिसके लायक तो मैं नहीं था, लेकिन फिर भी जो मेरा स्वागत हुआ है उसके लिए मैं सभी ग्रामवासियों का, गुर्जर समाज का, जिन्होंने राजा विजय सिंह जी ने, जिनकी वजह से आज हम आज़ाद हुए हैं, प्रथम स्वतंत्रता संग्राम की लड़ाई लड़ी। मैंने ये विधानसभा में प्रश्न लगाया था कि एवज में मेरा सम्मान किया है। आर्य जी, जिन्होंने ये रास्ता मुझे बताया,
राजा विजय सिंह जी का इतिहास मुझे बताया और मैंने ये संकल्प मैं विधानसभा में लेकर आया। वो भी आज उपस्थित थे, उनका भी मार्गदर्शन सभी ग्रामवासियों को, गुर्जर समाज के लोगों को मिला। और जो लोग ये कहते हैं कि गुर्जर समाज नाराज है, वो ये देख सकते हैं, आज की मीटिंग ये सिद्ध कर सकती है कि राजधानी देहरादून में धूप हल्की रही और तापमान में गिरावट दर्ज की गई। धूप और बादलों के बीच सुबह से ही लुका छिपी का दौर जारी रहा। वहीं केदारनाथ, द्वितीय केदार मधेश्वर, तृतीय केदार तुंगनाथ सहित हरियाली कांठा के ऊपर तरफ भी हल्की बर्फबारी हुई है। चमोली जिले के ब्रह्मताल, भेकलताल, बमूटिया सहित ऊंचाई वाले क्षेत्रों में हिमपात हुआ। उत्तरकाशी जिले के गंगोत्री और यमुनोत्री धाम में बर्फबारी हुई है। बाजपुर के ग्राम कनोरा में बीजेपी अल्पसंख्यक मोर्चा द्वारा मुस्लिम कार्यकर्ता सम्मेलन आयोजित किया गया, जिसमें बीजेपी अल्पसंख्यक मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जमाल सिद्दीकी पहुंचे, जहां कार्यकर्ताओं ने जमाल सिद्दीकी का जोरदार स्वागत किया। आपको बता दें कि विधानसभा चुनाव के नजदीक आते ही भारतीय जनता पार्टी ने चुनाव जीतने के लिए अपनी कमर कस ली है, जिसके चलते बाजपुर के ग्राम कनोरा में बीजेपी प्रदेश प्रवक्ता राजेश कुमार द्वारा मुस्लिम कार्यकर्ता सम्मेलन आयोजित किया गया। भारतीय जनता पार्टी ने शिक्षा का आधार बनाया है, भारतीय जनता पार्टी ने रोजगार को आधार बनाया है और भारतीय जनता पार्टी ने हर भारतवासी को भारत माता का लाल माना है, ना वोट बैंक माना है, ना अपना कोई बंधुआ मजदूर माना है। भारतीय जनता पार्टी अपने विकास के एजेंडे के माध्यम से माननीय मोदी जी का जो नारा है, सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास, इसके माध्यम से अल्पसंख्यक मोर्चा अब समाज में जा रहा है, समाज में चर्चा कर रहा है कि अगर आपको भारतीय जनता पार्टी दुश्मन बताई जा रही है तो उसका आधार क्या है। आप अगर इतिहास को देखेंगे तो 6 अप्रैल 1980 को जब भारतीय जनता पार्टी बनाई गई तो उस कार्यक्रम का अध्यक्षता किसने किया? तो मोहम्मद करीम छागला ने उसकी अध्यक्षता किया। मुंबई के दादर में जब कार्यक्रम हुआ, भारतीय जनता पार्टी जब बनाई गई, जो उसकी पहली टीम बनी, तो उस टीम में कौन था? उसके अध्यक्ष थे स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी जी, उसके महामंत्री बने श्री आडवाणी जी, श्री मुरली मनोहर जोशी जी, और जो तीसरे महामंत्री थे वो हाजी सिकंदर बख्त थे, जो दिल्ली के बहुत बड़े नेता थे। हमने शुरू से प्रयास किया है, क्योंकि हमारा जो आइडियोलॉजी है, एजेंडा है, वो सर्वधर्म समभाव है और अंत्योदय है। जो समाज का अंतिम आदमी है, जो शोषित हो, जो पीड़ित है, जो वंचित है, जो बेहाल है, उसकी सेवा करने के लिए भारतीय जनता पार्टी बनाई गई। साफ नीयत, सही विकास के साथ देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी नरेंद्र मोदी जी ने जो काम किए हैं और भेदभाव की राजनीति से ऊपर हटके सबका साथ, सबका विकास और सबका विश्वास जीतने का जो काम किया है, आज आपने देखा कि भारी संख्या में आज यहाँ पे हाट बाज़ार भी था और नमाज का टाइम भी था। उसके बावजूद भारी संख्या में विधानसभा क्षेत्र के कार्यकर्ताओं ने, मुस्लिम कार्यकर्ताओं ने आकर के जो ऊर्जा दिखाई है और राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का एक ऊर्जावान उन सबको मार्गदर्शन मिला है। निश्चित रूप से मैं आपसे कहना चाहता हूँ कि मुस्लिम समाज अब जाग चुका है। जिन लोगों ने देश को जाति और मजहब में बांटने का काम किया, आज मुस्लिम समाज उनको पहचान चुका है और मोदी जी की जो जन कल्याणकारी योजनाएं हैं उनमें कोई भेदभाव नहीं है। तो सब लोग शहीद खुदीराम बोस स्टेडियम दिनेशपुर में नेशनल कबड्डी प्रतियोगिता 28 दिसंबर के शुभारंभ कार्यक्रम को लेकर क्षेत्र के युवा और सामाजिक संगठन के साथ नगर पंचायत बोर्ड के पदाधिकारी के साथ कबड्डी संघ के स्टेट चेयरमैन मेजर सिंह संधू ने एक बैठक की। इस दौरान मेजर सिंह संधू ने कहा है कि भारत के विभिन्न राज्यों के कबड्डी के खिलाड़ी उधम सिंह नगर के दिनेशपुर में आने शुरू हो गए हैं। उन्होंने कहा है कि खिलाड़ियों की देखरेख की व्यवस्था के साथ पूरे आयोजन के दौरान देखरेख के लिए यहां एक बैठक का आयोजन किया गया। इस दौरान उन्होंने कहा है कि पूरे भारतवर्ष में उधम सिंह नगर के दिनेशपुर को यहां पहला मौका मिला है। आज दिनेशपुर इंटर कॉलेज मिनी स्टेडियम में आज एक बैठक हुई है और उसमें होने ये जा रहा है कि एक कबड्डी का नेशनल प्रतियोगिता चैंपियनशिप यहाँ होने जा रही है। 31वीं चैंपियनशिप यहाँ होनी है। उसी की तैयारियों को लेके हमारे यहाँ पे वार्ड मेंबर, यहाँ के चेयरमैन और हमारे जो सीनियर खिलाड़ी हैं, हमारे दुबे जी, टीम कोच, इन सब को लेके एक उनकी व्यवस्था के लिए एक बैठक हुई है। क्योंकि लगभग हमारे भारतवर्ष के सभी प्रदेशों से एक लड़कों की एक लड़कियों की टीम आनी है। उनको यहाँ पर बढ़िया तरह से रहने का, सोने का, खाने का, पीने का, क्योंकि 4 दिन का गेम है।
28 से लेके 31 दिन 4 दिन का गेम है। एक दिन टीमें पहले आनी है और एक दिन बाद में जानी है। इतने दिन उनके रहने को बढ़िया से हो जाए, उनको खाने पीने का बढ़िया से हो जाए और गेम बढ़िया से हो जाए। इस सभी तैयारियों को लेके हमने अपने दिनेशपुर के साथियों को लेके, अपने उधम सिंह नगर के साथियों को लेके एक उसी की रूपरेखा। हरिद्वार के नगर निगम मेयर कार्यालय पर नागरिक आपूर्ति की बैठक का आयोजन किया गया। बैठक में राज्य खाद्य आयोग अध्यक्ष भूपेंद्र सिंह रावत ने नगर निगम क्षेत्र की सतर्कता समिति का गठन किया। उन्होंने बताया कि सतर्कता समिति में मेरठ अनीता शर्मा को अध्यक्ष और उनके साथ 8 सदस्यों की एक टीम बनाई गई है, जिसमें पार्षद अनुज सिंह समेत कई लोग शामिल हैं। वहीं आयोग ने प्रत्येक जिले, ब्लॉक, नगर निगम में सतर्कता समिति बनाई जाने का आश्वासन दिया, जिसका कार्य राशन डीलर, आंगनबाड़ी, स्कूल में निरीक्षण करना होगा। उन्होंने कहा कि जनता के सामने कई तरह की समस्याएं आती हैं जो आयोग के सामने नहीं आ पाती। उन्हीं समस्याओं को दूर करने के लिए सतर्कता समिति का गठन किया गया है। हरिद्वार में हमने विजिलेंस कमेटी की जो है गठन हुआ था, उसकी बैठक ली है और इस संबंध में हमने जो राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम के तहत विजिलेंस कमेटियों का गठन किया जाने की व्यवस्था है, तो उसी क्रम में आज की ये बैठक हुई है और निगम के जो विजिलेंस कमेटी है उसको हमने एक्ट में जो भी प्रावधान है उसके अनुरूप कार्य करने के लिए बताया है और उनके जो अधिकार और कर्तव्य हैं उनकी एक जानकारी उनको दी और उम्मीद करते हैं कि जो एक्ट की भावना है उस अनुरूप हमारे विजिलेंस कमेटी ये काम करेगी। और आज की जो विजिलेंस कमेटी है उसमें अध्यक्ष हैं महापौर अनीता शर्मा जी, सदस्य हैं अनुज शर्मा पार्षद वार्ड नंबर 32, श्री कैलाश भट्ट पार्षद वार्ड नंबर 6, श्री विकास कुमार पार्षद वार्ड नंबर 12, श्री जॉली प्रजापति पार्षद वार्ड नंबर 39, श्रीमती नसरीन पार्षद वार्ड नंबर 51 और सामाजिक क्षेत्र आयोग साहब आए हैं। हमारी मीटिंग हुई है निगम में और जिस समस्या पे भी हो रही है, ये आंगनबाड़ी है, राशन डीलर वगैरह सब बैठे हुए हैं, उसी सिलसिले में हुई है कि मतलब किस किस जैसे स्कूल है, सरकारी स्कूल होते हैं, उनको ही जानकारी लेनी है कि भाई बच्चों को मतलब क्या क्या देते हैं वो। और हम सभी पार्षद हैं, हमारे समाज कार्यकर्ता हैं, सब आज यहाँ उपस्थित हैं और जल्द से जल्द ये कमेटी गठित हो गई है और जल्द से जल्द सर्वे भी होगा इसका कि जैसे जो भी समस्या होगी हम इनको बताएंगे। फिर क्या क्या समस्या बताएंगे आंगनबाड़ी द्वारा इसमें? अब ये देखो ना, आंगनबाड़ी में जो भी बच्चों को 3 साल के बच्चों को जो मिलता है और प्रेग्नेंट महिलाएं जो है उनको राशन भी मिलता है वैसे और खर्चा भी मिलता है और सरकारी स्कूल में ड्रेस वगैरह। उत्तराखंड के नैनीताल जिले की तेज तर्रार पुलिस क्षेत्राधिकारी शांतनु पराशर अब लाल कुआं के नए पुलिस क्षेत्राधिकारी होंगे। बता दें कि इससे पहले भी ईमानदारी से वह लाल कुआं में अपनी सेवा दे चुके हैं। पुलिस क्षेत्राधिकारी शांतनु पराशर लाल कुआं में रहते हुए कई बड़े मामलों का खुलासा कर चुके हैं। बता दें कि शांतनु पराशर की तैनाती के बाद लाल कुआं नशा मुक्त होगा। इसके साथ ही जाम जैसी समस्या से क्षेत्रवासियों को निजात मिलेगी। बता दें कि पहले भी पुलिस क्षेत्राधिकारी ने क्षेत्र के यातायात में बड़ा सुधार किया था। उत्तराखंड के कुमाऊं परिक्षेत्र में कल से शुरू हो रहे उत्तराखंडियत कार्यक्रम को लेकर हल्द्वानी के कैंप कार्यालय में उत्तराखंड की लोक गायिका माया उपाध्याय ने उत्तराखंडियत कार्यक्रम को लेकर प्रेस वार्ता की, जहां उन्होंने बताया कि उत्तराखंडियत को लेकर टाइटल सॉन्ग रिलीज कर दिया गया है और उत्तराखंड की संस्कृति, वेशभूषा, खान पान, रीति रिवाज, बोलियां, ये सब उत्तराखंडियत की पहचान है, जिसको लेकर हरीश रावत ने इन्हें आगे बढ़ाने के लिए कार्य किया है। जहां उन्होंने आगामी चुनावों में हरीश रावत के समर्थन की बात कही, तो वहीं माया उपाध्याय ने कहा कि वे कल से उत्तराखंड में उत्तराखंडियत कार्यक्रम की प्रथम चरण की हल्द्वानी से शुरुआत करने जा रहे हैं, जिसमें राज्य की संस्कृति के बारे में लोगों को ज्यादा जानकारी दी जाएगी। मैं और मेरी पूरी संस्था सोच रहा हूँ कि उन्हें साथ हम दूं और उत्तराखंडियत तक जन जन तक पहुँचाऊँ। खालसा मैडम करके
जो भोग कार्यक्रम छ आप सब वहाँ जरूर आया तो सब कुछ आपको दिखल के हमार संस्कृति हमार पहचान के तरीकल हम अपन जन जन के बताना चाहूँ कि हमार खान के छ हमार पहनावा के छ सब बिल्कुल पता ले जाओ कि उत्तराखंडियतम के खास बात है। और कुछ मैसेज बीते कई दिनों से पुलिस कर्मियों के परिजन 4,600 रुपए ग्रेड पे बढ़ाने की मांग करते आ रहे हैं, लेकिन सरकार की ओर से शासनादेश जारी नहीं होने से पुलिस कर्मियों के परिजनों ने मुख्यमंत्री आवास कूच किया, जहां पहले से ही मौजूद पुलिस बल ने प्रदर्शनकारी महिलाओं को बैरिकेडिंग लगाकर रोक दिया था। वहीं रोके जाने से नाराज महिलाएं सड़क पर ही धरने पर बैठ गई और सरकार पर वादा खिलाफी का आरोप लगाने लगी। धरना पर बैठी महिलाओं को पुलिस और प्रशासन ने समझाने का भी प्रयास किया, लेकिन महिलाएं अपनी एक सूत्रीय मांग पर अड़ी हुई है, जिसके बाद पुलिस ने प्रदर्शनकारी महिलाओं को हिरासत में ले लिया है और सूधोवाला जेल भेज दिया है। वहीं महिलाओं का कहना है कि शहीद दिवस के दिन मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने पुलिस कर्मियों का ग्रेड पे 4,600 रुपए किए जाने की घोषणा की थी, लेकिन आज तक उनके द्वारा कोई काम नहीं किया गया। इन लोग बैरिकेडिंग की है और खुद इन्हें बैरिकेडिंग की और हम हमसे कह रहे हैं कि आप लोगों ने रास्ता जाम कर रखा है, इसमें हमारी सब महिलाओं को लेके जा रहे हैं, मगर ये मतलब बहुत ज़्यादा गलत कर रहे हैं। अनुशासनहीनता हम नहीं कर रहे, इन लोगों ने कर रखी है क्योंकि बैरिकेडिंग इन्हें लगाई है और उसके बाद भी हम जाने को तैयार है। तो अगर केस होगा तो सब पे होगा, हमारे पे नहीं होगा अलग से। मैडम मांग क्या है? मांग हमारे 46 साल इनमें मुख्यमंत्री जी ने घोषणा कर दी थी ये शहीद दिवस के दिन, और अभी तक इन लोगों ने अभी तक पूरा नहीं किया। हमारे जो मुखिया हैं डीजीपी सर, उनने बोला था कि ये शुक्रवार तक तुम्हारा कर देंगे और अभी तक नहीं हुआ है। मजबूरी में हमें यहाँ आना पड़ा है और इस मजबूरी का फायदा ये लोग उठा रहे हैं जो हमारी बहनों को लेके जा रहे हैं। गन्ना विकास परिषद के पर्यवेक्षक अशोक कुमार को बालचंद वाला गांव के 4 लोगों ने लाठी डंडों से पीटकर घायल कर दिया। बताया जा रहा है कि पर्यवेक्षक अशोक ने नकद खाद देने से इनकार कर दिया था। इसे लेकर पर्यवेक्षक और आरोपियों के बीच विवाद हुआ। घटना के विरोध में परिषद के गन्ना पर्यवेक्षकों ने परिषद कार्यालय के बाहर धरना दिया। साहब मैं बालचंद वाला खाद गोदाम पे खाद बांट रहा था, तो ये व्यक्ति आया देवेंद्र कुमार और इसने कहा मुझे नकद खाद दे दो। मैंने कहा जी इंडेंट है क्या आपके पास? पे को वो तो नहीं मेरे पे। तो ये कहने लगा उनको मुझे तो खाद चाहिए। तो मैं कहा भाई मैं ऐसे तो खाद दूंगा नहीं, क्योंकि इंडेंट पे ही खाद मिल रहा है आजकल, सारा कोई ऐसा नकद का वो नहीं है। नकद अगर तुम्हें लेना तो इंडेंट भरवा लो वहाँ से, नकद वाला भी। तो ये फिर मेरे साथ गाली गलौज करने लगा। गाली गलौज करने के बाद में एक बुढ़ा सा खड़ा था वहाँ, उसकी लाठी लेकर उसने वो मार दी मेरे कंधे पे एकदम। तो मैंने मतलब जैसे ही उसे मतलब पकड़ा एकदम से खड़ा हो गया, तो लोगों ने बीच बिचाव करवा दिया। बीच बिचाव करवाने के बाद वो चला गया। तो उसका जो किसान था उसके गांव का, फिर मैंने उसके कहने पे खाद भी दे दिया। उनको जी हम उसका इंडेंट करवा देंगे और तुम इसे खाद दे दो, कोई नहीं ये तो होता ही रहा है, उनको अब कुछ नहीं कहने का तुम्हें, ये तुम खाद बांटो। तो मैं खाद बांटता रहा, क्योंकि मैं तो निश्चित था कि अब ये कुछ नहीं कहेगा मुझे आके। तो फिर वो 1-1.5 घंटे बाद आया 3 आदमियों को लेके, उसके हाथ में लठ था। उसने आते ही मतलब जैसे मैं कुर्सी पे बैठा काम कर रहा था अपना सारा, मतलब एकदम से उसने आते ही लठ मारा पूरी ज़ोर से दबा के। तो मैंने मतलब ऐसे हाथ कर लिया यूँ करके, तो मेरे यहाँ लगा, ये फट गया और क्या नाम हड्डी भी टूट गई। फिर उसने पता नहीं कितने मारे मेरे, क्योंकि मैंने एक हाथ से फिर उसका लठ पकड़ लिया और 2 मेरे बजाते रहे। अच्छा तहरीर दे दिए? बजाते रहे वो, और बस उसके बाद में वो पीट पाट के और चले गए। तहरीर आपने दे दी? तहरीर अभी नहीं दी, मैं वहाँ पे अवगत करा दिया था पुलिस चौकी गोवर्धनपुर में। उन्होंने शनिवार को जो अभद्रता हुई है, मारपीट हुई है लाठी डंडों से, हम चाह रहे कि उसे न्याय मिले और हमारे सरकार जितने भी सारे साथी हैं गन्ना पर्यवेक्षक साथी, कभी ऐसी पुनरावृत्ति ना हो। पहले भी ऐसे कई बार हो चुके हैं, तो आपको पता है पहले भी ब्रजेश के साथ हुआ था, तो ये हर बार होता है। फिर हर बार हम ऐसे काम का ठप कर दिया। आज हम अभी तो हम थाने में जा रहे हैं, उसके बाद फिर सांकेतिक धरना है, उसके बाद फिर देखते हैं। इसी के साथ इस बुलेटिन में फिलहाल के लिए इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। देश और प्रदेश की तमाम ताज़ा खबरों के लिए आप बने रहिए हमारे साथ। नमस्कार।